मिस्र के अहराम यानी दी ग्रेट पिरामिड्स का शुमार दुनिया के कदीम तरीन और पुरअसरार अजायबात में होता है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मौजूद गीज़ा के अहराम अपने आप में एक ऐसा मुनफरिद शाहकार है जिसकी मिसाल मलना मुमकिन नहीं है। अपनी तामीर के 4500 साल बाद भी ये अपने देखने वालों को हैरान कर देते हैं। गीज़ा के ये 3 अहराम मिस्र के 3 कदीम फ़िरौन बादशाहों के मकबरे हैं जिनकी तामीर आज से लगभग 4500 साल कब्ल हुई, जब हाथियों के कदीम इर्तकाई कजिन वोली मीमित इस ज़मीन पर मौजूद थे। वोली मीमित आज से तकरीबन 3500 साल पहले यानी उन अहराम की तामीर के तकरीबन 1000 साल बाद मदूम हो गए। दी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा 3 अहराम का मजमुआ है। इन 3 अहरमों में खूफो का हरम सबसे बुलंद है जिसकी ऊंचाई 481 फुट या फिन तामीर और इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार है कि इसकी तामीर के 4000 साल बाद तक भी इंसान इससे ज्यादा ऊंची इमारत तामीर न कर सका। इस इमारत के वजन का अंदाजा तकरीबन 60 लाख टन है और उसका हजम 25 लाख मुकब फुट से ज्यादा है। इसकी तामीर में 23 लाख पथरीले ब्लॉक इस्तेमाल हुए जिनमें से हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन से 80 टन तक है। अहराम की तामीर के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और कहा जाता है कि इसका वजन 60 लाख टन है। मौजूदा दौर में दुनिया का बुलंद तरीन स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है जिसका वजन महज 5 लाख टन है जो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा का महज बनता है। अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो आज के हिसाब से तकरीबन 5 बिलियन अमरीकी डॉलर्स की लागत आय होगी। हजारों साल गुजरने के बाद भी साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने में नाकाम रहे हैं कि इस दौर में जब लोगों के पास करेन बलडोजर और जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये तो वो दौर था जब पहिए वहेल की ईजाद भी नहीं हुई थी, तो उसके बावजूद ऐसा शानदार स्ट्रक्चर तामीर किया गया जिसमें मैथ्स, जियोमेट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के उसूलों का भरपूर ख्याल रखा गया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ढांचा 4500 साल से ज्यादा अरसे से शदीद गर्म मौसम, तूफानों, मूसलाधार बारिशों और माहौलियाती तब्दीली के दौरान खड़ा है, जबकि इन हजारों सालों के दौरान दुनिया में जबरदस्त तब्दीलियां आए। जहां समंदर होता था आज वहां सहरा है, ताकतवर तहजीबें और शानदार शहर जमीन में दफन हो गए, लेकिन दी ग्रेट पिरामिड्स आज भी शान से खड़े हैं। आइए इस वीडियो में अहराम के पुरअसरार राजों को समझते हैं। दी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा जमीन पर सबसे ज्यादा पुरअसरार स्ट्रक्चर है जिनको 2500 कब्ल मसीह के करीब तामीर किया गया था। अहराम की तामीर के लिए सफेद चूने के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसके अलावा ग्रेनाइट, बीसाल्ट, जिप्सम और गारे का भी इस्तेमाल किया गया था। ये अंदाजा लगाया गया है कि गीज़ा का अजीम अहराम 2560 कब्ल मसीह में फिरौन खूफो ने बनवाया था। कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन के नाम से जाना जाता है। फिरौन खूफो के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मिस्र की पुरानी सल्तनत के चौथे खानदान का दूसरा बादशाह था। अहराम दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़ है और ये एक अहराम नहीं है बल्कि इस जगह पर 2 और अहराम बने हुए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा अहराम गीज़ा है जिसे अहराम खूफो दी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है। इससे छोटा अहराम खफर है जो मिस्र का दूसरा बड़ा अहराम है। कहा जाता है कि उसे खूफो के बेटे खफरी ने बनाया था। तीसरा और सबसे छोटा अहराम मेनकोरे है जिसे खफर के बेटे ने बनाया था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इश्काल और साइज के कल 118 अहराम हैं। इनमें बहुत से खराब मौसम और नामसाइद हालात की वजह से मिट चुके हैं, बहुत कम अच्छी हालत में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महफूज ये 3 अहराम हैं, खास तौर पर गीज़ा का अजीम अहराम। अगर बात करें अहराम की तामीर के पीछे क्या मकासद थे तो इस बारे में माहिरीन कहते हैं कि ये फिरौनों के मकबरों के तौर पर बनाए गए थे, चूंकि फिरौन न सिर्फ अपने मुल्क के बादशाह होते बल्कि उनका एक मजहबी तशख्खुस भी था, तो लाजमी था कि उनकी मौत के बाद उनकी आखिरी आरामगाह भी शानदार होनी चाहिए। जब इन फिरौनों का इंतकाल होता था तो उनकी लाश को हनूत करके मोमिफिकेशन कर दी जाती थी, जिसमें लाश के अंदरूनी आज़ा निकाल कर ऐसे मसाले और मुख्तलिफ अद्वियात लगाई जाती थी जिससे लाशें गलने सड़ने से महफूज रहती।
फिर वो इन लाशों को ताबूत के अंदर रखकर एहराम में बनाए गए मखसूस चैम्बर्स में रख देते और साथ में बहुत सा अनाज, खाने पीने का सामान, फर्नीचर, सोना चांदी और दूसरी कीमती चीजें भी रख देते थे जो उनके बकौल अबदी जिंदगी में उनके काम आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से माहिरीन जब तक उन बेशकीमती खजानों तक पहुंच पाते उन्हें लूट लिया गया था और बाज एहराम में से ताबूत और लाशों तक को चरा लिया गया था। अब हम सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं, ये एहराम कैसे बनाए गए? सच में ये एहराम का सबसे पुरस्कार पहलू है। इन लोगों ने कैसे 481 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर बनाया? एहराम की तामीर में बड़ी चट्टानों और ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया जिनमें से हर ब्लॉक का वजन 2.5 टन से 80 टन के दरमियान है। हर पत्थर को इतनी बारीक बीनी से और महारत से काटा और तराशा गया है। हर ब्लॉक इस तरतीब से दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ा गया है और एक दूसरे के ऊपर रखा गया के दरमियान में खला बिल्कुल भी नहीं है। इन कारीगरों की महारत का अंदाजा अब से बात से भी लगा सकते हैं कि आज भी बारिश का पानी एहराम के अंदर दाखिल नहीं होता और न ही एहराम में किसी परिंदे का घोंसला मौजूद है। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि उन एहरामों को बनाने में कितना अरसा लगा तो माहिरीन का मानना है दी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को बनाने में 20 साल का अरसा लगा था। 5वीं सदी कब्ल मसीह के एक यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने सबसे पहले ये ख्याल पेश किया कि गुलामों ने एहराम तामीर किए थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये झूठ है। जिन लोगों ने ये एहराम बनाए वो इंतहाई हुनरमंद मजदूर थे। उनसे गुलामों जैसा सलूक नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें बेहतरीन खुराक और इतना अच्छा खाना खिलाया जाता कि वो इस काबिल हुए कि इतने ज़बरदस्त शाहकार की तामीर में अच्छी तरह से काम कर सकें। कंस्ट्रक्शन साइट के करीब उनके रहने के लिए एक शहर बसाया गया। उनके लिए साफ पानी का बंदोबस्त किया गया। इलाज के लिए शिफाखाने तामीर किए गए। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने तामीर में उनका साथ दिया। माना जाता है कि बैक वक्त तकरीबन 20 से 30 हज़ार अफराद इसकी तामीर में शामिल थे जो एक दिन में 10 घंटे काम करते। बात की जाए मटेरियल की तो दी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को बनाने के लिए तकरीबन 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 500,000 टन मॉर्टर यानी गारे का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से ज़्यादातर मवाद करीबी इलाकों से लाया गया था। पत्थर की तलाश के लिए एहराम के करीबी इलाकों और दीगर मकामात पर खुदाई की गई। जिप्सम को लुक्सर शहर से लाया गया, बेसाल्ट फाइडिन में समंदर किनारे से लाया गया था और ग्रेनाइट असवान के मकाम से लाया गया जो साइट से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर था। एहराम की तामीर के लिए पत्थरों को काटना इंजीनियरिंग का एक कारनामा है जो आज भी हैरानकुन है। कापर इस वक्त इस्तेमाल होने वाली सबसे आम धात थी। औजार तांबे से बने थे। ग्रेनाइट की सख्त चट्टानों को डोलराइट से तोड़ा गया। उन्होंने कुछ अनोखे तरीके इस्तेमाल किए, जैसे चट्टानों में दरारें और सुराख तलाश करते। फिर इन शिगाफों में पानी में भिगोए हुए लकड़ी के माले डाले जाते। जब पानी लकड़ी में जज्ब होता तो लकड़ी के ये माले फैल जाते और चट्टानें दबाव की वजह से कमजोर हो जाती, जिनको तांबे की छेनी की मदद से अलग कर दिया जाता। फिर इन चट्टानों को तांबे की बनी हुई आरियों की मदद से ब्लॉक्स की शक्ल में काटा जाता। कटिंग के दौरान आरियों पर पानी और रेत को बतौर कोलनट इस्तेमाल किया जाता और इस तरह इन चट्टानों को बड़े बड़े ब्लॉक्स की शक्ल में काटा गया और हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन से 15 टन तक है और इस तरह के तकरीबन 23 लाख पत्थरों को काटा गया है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि ये पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे मुंतकिल हुए, क्यों जब पत्थर एहराम के करीब पहुंच जाते तो उन्हें गीली जमीन पर सिलीजुस का इस्तेमाल करते हुए रस्सियों की मदद से खींचा जाता। इस नजरिए की तस्दीक 2014 में होने वाली एक तहकीक से भी हो जाती है। इस नजरिए की बुनियाद ये पेंटिंग है जो कि जीहोतीहोटेप के मकबरे पर पाई गई है। ये मकबरा 1900 कब्ल मसीह के करीब बनाया गया है। इस पेंटिंग में आप 170 लोगों को एक मुजस्समे को सलेज पर खींचते हुए देख सकते हैं। इस भारी मुजस्समे को खींचने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। अगर आप पेंटिंग को गौर से देखें तो मालूम होता है कि एक शख्स मुजस्समे के सामने रेत पर पानी डाल रहा है। पहले माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल था कि यह पेंटिंग किसी रस्म अहम तारीखी अहमियत की हामिल किसी तकरीब की अक्कासी करती है।
طبیعت دان ڈینیل بون اور ان کی ٹیم نے جب اس کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بلاکس کو کنسٹرکشن سائٹ تک لایا گیا۔ دوستو، اب اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ ان بھاری پتھروں کو استعمال کرنے کے لیے کیسے اٹھایا گیا ہوگا، کیونکہ کئی ٹن وزنی ان بلاکس کو اٹھانا وہ بھی بغیر کسی مشینری کی مدد سے ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن دوستو، اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ریمپ کا ایک مؤثر نظام بنایا۔ یونیورسٹی آف لیورپول کے ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے اہرام کے قریب 400-500 سال پرانے ریمپ کی باقیات دریافت کی، جسے وزنی پتھروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سسٹم میں کنسٹرکشن سائٹ تک ایک ریمپ یعنی سلوپ نما ڈھلوان بنائی جاتی ہے، جس میں دونوں طرف مزدوروں کے چڑھنے اور اترنے کے لیے سیڑھیاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سوراخ ہیں جن میں بانس پھنسائے جا سکتے ہیں۔ ان بانسوں کے گرد رسیاں لپیٹ کر انہیں پتھر سے منسلک کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک پتھر کے ساتھ سینکڑوں رسیاں منسلک کر دی جاتی تھیں، جس سے پتھر پر لگنے والی قوت میں گئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اگر اس پتھر کو 100 مزدور کھینچتے تو پتھر پر قوت 500-600 مزدوروں جتنی لگتی۔ اس حوالے سے ماہر طبیعیات جوزف ویسٹ نے 2014 میں اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق اہرام کی تعمیر کو کئی مرحلوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں پہلے ایک ریمپ بنایا جاتا، پھر اس ریمپ کو استعمال میں لاتے ہوئے اہرام کی اس بلندی تک تعمیر کی جاتی جہاں تک ریمپ کا بلندی والا حصہ ہوتا، پھر اس ریمپ کی بلندی میں مزید اضافہ کر دیا جاتا اور ساتھ میں ریمپ کی لمبائی بھی بڑھا دی جاتی تاکہ پتھروں کو کھینچنے میں زیادہ قوت نہ لگانی پڑے۔ اسی طریقے سے اہرام کی تعمیر کو مکمل کیا گیا۔ ان ریمپوں کو تقریباً 480 فٹ تک اونچا بنایا جاتا اور بلاکس کو ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے لیور کا استعمال کیا گیا۔ اہرام کی تعمیر کے دوران اس کی پہلی سطح یعنی فاؤنڈیشن میں کسی بھی قسم کے گارے یا سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اوپری سطح پر ایک قسم کے گارے کا استعمال کیا گیا، لیکن سائنسدان آج تک بھی اس بات کا پتہ لگانے میں ناکام رہے کہ یہ گارا کن اجزاء سے بنایا گیا اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے۔ لیکن اسے اتنا مضبوط بنایا گیا کہ شدید زلزلوں میں بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسٹرکچر کی تعمیر کے بعد آخری مرحلہ اہرام کی سب سے بیرونی تہہ تھا۔ اہرام کی بیرونی دیواریں آج جس حالت میں ہیں، اپنی تعمیر کے بعد ابتدائی دنوں تک ایسی نہیں تھی، بلکہ اہرام پر سفید رنگ کی ٹائلز لگائی گئی تھی اور ان ٹائلز کو پالش کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی اہرام پر پڑتی اور ریفلیکٹ ہوتی تو وہ نظارہ بڑا شاندار ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ زمین پر سورج چمک رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان ٹائلز کو اکھاڑا گیا اور دوسری تعمیرات میں ان کو استعمال میں لایا گیا۔ اگرچہ دیکھنے میں ان اہرام کی 4 سائڈز ہیں، لیکن اصل گیزا کے اہرام کی 8 ساز ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس عمارت کی 4 اطراف تصور کریں تو ہر سائڈ کے بیچوں بیچ ایک لائن نظر آئے گی جو ہر سائڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، جو ایک دوسرے سے ہلکا سا زاویہ بناتی ہیں۔ یہ زاویہ سامنے سے دیکھنے پر نظر نہیں آتا، لیکن اگر حرم کی کسی سائڈ پر دھوپ ایک طرف سے پڑ رہی ہو تب اس اینگل کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس چیز کا مشاہدہ سب سے پہلے ایک پائلٹ نے کیا جو دن کے دوران میں اہرام کے اوپر سے جہاز گزار رہا تھا۔ دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ اہرام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی چاروں سمتیں شمال، مشرق، جنوب اور مغرب کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ حالانکہ اس وقت کمپاس تھا اور نہ ہی ایسی کوئی جدید ٹیکنالوجی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اہرام مصر کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔